हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी 6 सेम का पेपर 1 मैं मेंशन कर देती हूँ कि पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 हमारा कौन सा है? एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स। इसके अंदर हमने रमन स्पेक्ट्रा पूरा कंप्लीट कर लिया था, मतलब उसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली थी, राइट। अब हमें क्या करना है, आज के लेक्चर के अंदर क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि आज के लेक्चर के अंदर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो अपना 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़े से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे 1st एंड 2nd यूनिट के रिगार्डिंग जितने भी हैं। अगर कोई एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना, और अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है आपके नेट के लिए तो भी आप इन न्यूमेरिकल को प्रेफर कर सकते हो, राइट। तो मैं इसके लिए हेडिंग भी डाल दूँगी, एमएससी नेट और एमएससी नेट, और आप मतलब गेट वगैरह सभी के अंदर वो आपके यूज़फुल रहेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप अपना हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। हमें ये करना है, तो हमने इसके अंदर क्या कर लिया था, रमन इफेक्ट कर लिया था, तो वही केस तो अब इसके अंदर भी देखेंगे ना। तो देखो, रमन इफेक्ट के अंदर हमने क्या किया था बच्चे, रमन इफेक्ट के अंदर हमने ये कहा था कि हमें जब हम कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का, या इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, तो जो हमारी मॉलिक्यूल है उसके अंदर से हमारे 3 लाइट जो है वो आपके निकलती हैं। इस फिनोमिना को ही हमने रमन इफेक्ट बोला था, जहाँ पे हमें जो फर्स्ट लाइन आपकी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की मिली उसको हमने रेले लाइन दिया, नाम दिया। उसके बाद 2 हमें इससे कम इंटेंसिटी की मिली थी, जिसको एक को हमने क्या नाम दिया, स्टोक्स लाइंस, और एक को हमने नाम दिया था एंटी स्टोक लाइन दिया था। लेकिन हमें पता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी कम होती है। सपोज़ ये आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपकी सपोज़ डेल न्यू की उसमें कह रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये आपकी कम हो जाएगी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी की, और ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इसमें क्या हो रही है, ये ऐड, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इसकी, और इन दोनों में से कंपैरिजन किया जाए स्टॉक और एंटी स्टॉक में से, तो बच्चे स्टॉक्स की इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होती है देन एंटी स्टॉक्स वाले से, ठीक है। अब हम किसके पास चलेंगे, क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर जाएंगे तो क्लासिकल में तो क्लासिकल वाली चीज़ें लगेंगी, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो इसका मतलब वहाँ पे डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे हमें पता है डायपोल मोमेंट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ में, तो वहाँ पे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। इसका मतलब हमें इसके अंदर वही सारी चीज़ें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि रमन इफेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इन चीज़ों को भी दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वहाँ पे पोलराइजेशन के अंदर उन दोनों कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर पोलराइजेबिलिटी आप इसके अंदर लेके चल रहे हो तो पोलराइजेशन आपका जो है वो मतलब वाइब्रेशन के केस में कैसे दे के जा रहे हो, और रोटेशनल के केस में कैसे कर रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें इसके अंदर लिखनी है। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो अभी हमने बताया उसमें हमने क्या किया था, मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया। तो आप लिखोगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज applied on a molecule, the polarization of molecule takes place and induced dipole moment is produced.
ठीक है। और इन दोनों का रिलेशन तो आपको पता ही है कि कैसा होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E के इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब बता भी देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूज़ किया उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए कि आप वैसे तो पता ही है, साइन कॉस दोनों में से किसी की फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो लेट द स्ट्रेंथ ऑफ applied electric field is E is equal to E naught साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। यहाँ पे आप साइन ओमेगा नॉट या कॉस ओमेगा नॉट दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर ये फील्ड दे रहे हैं तो जो इंड्यूस्ड आपका डाइपोल मोमेंट P है वो आपका इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ induced dipole moment P is directly proportional to strength of electric field, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पे आपका पोलराइजेबिलिटी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये केस आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ देखो, अब हमें क्या लेके आना पड़ेगा इस पोलराइजेशन के, उसमें हमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों लेके आने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन जो हैं वो आपके चेंज लेके आते हैं आपके इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के एम्पलीट्यूड के अंदर। इसीलिए हमें इन दोनों को लिखना पड़ेगा कि किस तरीके का एम्पलीट्यूड में चेंज लेके आएंगे, क्योंकि इसी की उस पर हो रहा है। तो इसकी उसमें जितना चेंज आ रहा है वो हमें यहाँ लिखना है। तो आप कहोगे कि vibrational and rotational motion as vibrational and rotational motion cause a change in amplitude of induced dipole moment। तो अगर ये चेंज दिखाता है हमारा तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो अपना चेंज हो जाएगा, इसी के उस पर तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर चेंज होएगा तो जो हमारा अल्फ़ा है, जो आपका पोलराइजेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा वाइब्रेशनल के केस में, और प्लस में दूसरा अपना वाइब्रेशनल साइन ओमेगा वाइब्रेशनल टी, ऐसे उसका फेज बता देंगे एंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका किसकी वजह से, ये तो वाइब्रेशनल की वजह से था, अब बता रहे हो रोटेशनल की वजह से। तो रोटेशनल की वजह से अल्फ़ा नॉट रोटेशनल प्लस में अल्फ़ा वन रोटेशनल। यहाँ पे जो आपका एंगल आया था जो, वो ध्यान रखना रोटेशनल के केस में वहाँ कितना एंगल आता है 2 आता है। ये जो आपका पूरा बनेगा, ये जैसे ओमेगा टी था, ये कितना हो जाएगा ओमेगा रोटेशनल इंटू टी, ठीक है। ये आपका ट्वाइस हो जाता है। अगर ये ट्वाइस हो गया तो सबसे पहले आप पुट करो एक बारी इसको एक बारी इसको। मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको सेकंड इक्वेशन मान ली, और इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेती हूँ, ठीक है। तो पुट फर्स्ट इक्वेशन इन ए। अगर मैं फर्स्ट को इसमें पुट करती हूँ तो ध्यान दो कि ये वाली जो इक्वेशन थी जब ये इसके अंदर पुट की जाएगी, आप इसको नहीं इसको लिखिए, क्या बन जाएगी ये P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। इसमें पुट करूँगी तो देखो इसके साथ तो खाली ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइन का फैक्टर ये था, फंक्शन ये था, और एक ही ये वाला हो गया। ये ओमेगा नोट है आपकी, और ये कैसी है ओमेगा वाइब्रेशनल वाली जो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो वाली है, ठीक है। और वो क्लासिकली जो आपने स्ट्रेंथ दी थी उसकी है, ठीक है। तो इसका मतलब वो दोनों चेंज हो गए, तो साइन ने साइन बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जो अपना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो अल्फ़ा नॉट वाइब्रेशनल वाली ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस में अल्फ़ा वन वाइब्रेशनल वाली साइन डब्लू वाइब्रेशनल टी, और यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट टी,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। अब मैं और ई नॉट इसके साथ एक और था ना, वो यहाँ आ गया। अब क्या काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये तो अपने को फॉर्मूला पता है ना, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a cos b का फॉर्मूला, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस में cos a माइनस प्लस बी, यही होता है ना अपना फॉर्मूला। तो आपा क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो पोलराइज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है आपका वाइब्रेशनल की केस की वजह से, वो अल्फ़ा नॉट वाइब्रेशनल ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ ऑफ अल्फ़ा आपका वाइब्रेशनल की वजह से ई नॉट अल्फ़ा 1 वाइब्रेशनल की वजह से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos a माइनस बी था ना, तो ओमेगा नॉट माइनस में ओमेगा वाइब्रेशनल टी माइनस में cos ऑफ ओमेगा नॉट प्लस में ओमेगा वाइब्रेशनल टी, इतना अपना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी सेम था तो मैंने बाहर ले दिया। अब ये जैसा आपने किसके लिए किया है, वाइब्रेशनल के लिए, ऐसे ही हम क्या करते हैं, व्हेन वी पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, रोटेशनल के केस का मिल जाएगा। तो सिमिलरली इन द सेम प्रोसेस, सिमिलरली इन द सेम प्रोसेस वी गेट व्हाट वी गेट कि जो अपना पोलराइजेबिलिटी है रोटेशनल के केस में, वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रोटेशनल ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ ऑफ आपका अल्फ़ा 1 रोटेशनल के लिए ई नॉट, और यहाँ पे कॉस ओमेगा नॉट माइनस ये जो आपका डब्ल्यू रोटेशनल है ना, इसके आगे 2 था तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम डब्ल्यू रोटेशनल, और ये कितना हो जाएगा आपका टी माइनस में कॉस ऑफ आपका ओमेगा नॉट प्लस में 2 टाइम ओमेगा रोटेशनल टी। ठीक है, आपके पास ये फैक्टर आ गया। अब आपने यहाँ से क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है पोलराइजेबिलिटी के अंदर, और जो किसके उसमें है, आपका जो रोटेशनल है उसका वो ट्वाइस उसमें आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो पोलराइजेबिलिटी है आपकी वो अपोजिट डायरेक्शन के उसमें देखें तो वो तो अपना सेम आ रहा है, सेम आ रही है, इसका मतलब जो इंटेंसिटी है इसके अकॉर्डिंग उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली करा गया वहाँ पे तो आपकी इफ़ेक्ट पड़ेगी। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, जो मैंने अभी बोला है वो लिख लीजिए, हैंस चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन polarizability due to rotation is twice the rotational frequency। ठीक है, लेकिन जो पोलराइजेबिलिटी है वो आपकी सेम रहती है अप्लाइड फील्ड के उसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जो अप्लाइड फील्ड दे रहे हैं उसके सेम में रहती है, बट the polarizability is same for opposite direction of applied electric field। ठीक है, तो अगर ये हो गया भाई पोलराइजेबिलिटी सेम आ रही है, यहाँ से वैसे पता तो चल रहा है कि भाई जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम उसमें दे रहा है, तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए थी, हमारी सेम ही आनी चाहिए थी। लेकिन आपको तो पता है इंटेंसिटी में वेरिएशन है। ठीक है, और जो अपना बीच वाली है वो तो अपनी सेम इंटेंसिटी की आती है, चलो उसके लिए तो मान भी लेते, लेकिन और दो जो हैं वो तो सेम इंटेंसिटी की नहीं आती। अगर नहीं आती इसका मतलब तो क्या हो गया, आपकी जो क्लासिकल थ्योरी है वो फेल हो गई। ठीक है, अब क्लासिकल थ्योरी अगर फेल हो गई है तो कौन कौन से इसके अंदर आते हैं वो आपको लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो हमारा यही रह गया इसके अंदर कि जो इंटेंसिटी है वो हमारी सेम नहीं आती, कॉन्ट्रडिक्शन आता है रिजल्ट के अंदर। लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, फर्स्ट लिख लो, इन क्लासिकल थ्योरी
intensity of Raman lines on two fields या two sides बोल दो, two sides of relay line must be same. किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं आया जब सीवी रमन ने देखा था। ठीक है, तो आप लिखोगे बट एक्सपेरिमेंटली इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, सेकंड इसके अंदर लिखना है कि सेकंड हमारे पास क्या आता है, ऐसा क्या हुआ जिससे हम ये कह रहे हैं कि हमारी क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। तो आप सेकेंडली ये कहोगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी, अब सीधी सी बात है कि जो आपके दो स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइंस आए थे ये अपने सेम मॉलिक्यूल से जनरेट हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी सेम बोल रहे हैं, इसका मतलब तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी सेम है। तो इसका मतलब इसके उसमें क्या होनी चाहिए कि स्टॉक और एंटी स्टॉक्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, एक की ज़्यादा रहेगी एक की कम रहेगी रिले से। इसका मतलब इन्होंने जो अब वाला कॉन्सेप्ट दिया है वो भी क्या हो गया, आपका फेल हो गया था। तो आप कहोगे कि इन क्लासिकल थ्योरी both stocks and anti-stocks lines arises apparently from the same molecule. So उनके पास क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, द मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन क्या ये ट्रू है? खुद ही सोच के बताओ, ट्रू है? नहीं ना। तो आप लिखोगे बट विच इज़ नॉट ट्रू। ये ऐसा हम नहीं बोल सकते, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आई क्या, क्योंकि इसके अंदर हम दोनों कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। आपका रेमन स्कैटरिंग के अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन जो है मॉलिक्यूल का, दोनों ही एसेंशियल है इसके अंदर। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये कहता है कि जो वाइब्रेशनल स्टेट आपके जो आएंगे इसके अंदर वो बहुत कम आते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी पे इनफैक्ट वो मतलब डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपका ये कॉन्ट्राडिक्शन आती है। ठीक है, तो आप थर्ड लिखोगे वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज essential to the mechanism of Raman स्कैटरिंग। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर को आपको कैसा मिला, कम मिले। ठीक है, बट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाइब्रेशनल स्टेट्स आर वेरी फ्यू। ठीक है, और इनके नंबर जो हैं वो डिक्रीज़ ही होते जा रहे हैं, जैसे मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, एंड देयर नंबर डिक्रीजेस रैपिडली एट हाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है।
ठीक है। जब हमने इंटेंस देखी थी रमन लाइन, मतलब क्योंकि हमने उसको जो मतलब रमन लाइन्स आई थी वो हमारी लार्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मतलब लार्ज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाते हैं वो हाई इंटेंस रमन उसके ऊपर, ठीक है। और इन्होंने तो ये कहा था कि वो मतलब डिक्रीज ख़त्म ही होने की उस पर हो जाते हैं, लेकिन वो इंटेंस रमन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे दिस कंक्लूजन is contradicted by the observed intense Raman lines of large frequency shift, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब वहाँ उधर लार्ज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के उस पर वो इंटेंस रमन लाइंस की उसमें हो जाती है। तो मतलब ये एक तरह से कंट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है। जहाँ पे वो कह रहा है रैपिडली डिक्रीज़ होता रहता है हाईयर फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया आपका, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स भी जैसे हम कर रहे थे, कई चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके बाद हमने वहाँ पे क्या प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज़ करके उसको वो किया था, क्वांटम थ्योरी आई थी अपनी। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे भी क्लासिकल थ्योरी जो है वो हमारी फेल हो गई और कौन आएगी, आपकी क्वांटम थ्योरी आई, ठीक है। तो उन्होंने भी ये कहा कि जो तुम मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की आप उसके ऊपर हीट करवा रहे हो मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो भी जो आपकी आएगी वेवलेंथ वो भी एक तरह से लाइट ही तो है। लाइट किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन यानी कि hν की फॉर्म में, उसकी तो एनर्जी लेगा वो, ठीक है। इसका मतलब वहाँ से वो जो एनर्जी ले रहा है तो वो मतलब उसके अंदर कितना चेंज आता है, जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एब्जॉर्ब कर रहा है या लूज़ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा उसके अंदर, उस पर डिपेंड कर गया हमारा। इसका मतलब ये जो तीनों लाइन अपनी आई हैं इनको हम किसके बेस पे बताएंगे, अब क्वांटम थ्योरी के बेस पे बताएंगे, ठीक है। कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स के पास जैसे ही हमारी एनर्जी जाएगी तो वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो अपनी पहले वाली लाइन आ रही है यानी कि रेले आ गई, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ ना कुछ उसके अंदर, ठीक है। और अगर एब्जॉर्ब थोड़ा सा उसका कर लेता है, ठीक है, तो वो अपना स्टॉक्स के उसमें आ जाएगा। और मॉलिक्यूल जो है अगर वो हमारा अपने आप ही किस में है, एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, और कुछ अपनी इंट्रिंसिक एनर्जी को लूज कर देता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब लॉस कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी का मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे एंटी स्टॉक्स लाइन्स इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो इन तीनों को वो क्या करेगा, वहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो ये आपकी क्वांटम थ्योरी वाला, और उसके अंदर कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स इसके अंदर फॉलो करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू हेयर, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक हिट to the video. Thank you.